नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज समझते हैं एसी मशीनों में, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मशीन्स हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है और जानते हैं थ्री फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट स्पीड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना देता है। शुरू करते हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट मशीन्स में बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट का फ्लो जब एक बैलेंस्ड पॉलीफेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में किया जाता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप वाइंडिंग के टर्न्स में करंट एक्साइटेशन से प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो करंट के बीच में टाइम एंगल डिस्प्लेसमेंट है उतना ही स्पेस एंगल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वाइंडिंग की फिजिकल पोजीशन में, यानी एक्साइटेशन का टाइम डिस्प्लेसमेंट एंगल और फिजिकल लोकेशंस में वाइंडिंग का स्पेस डिस्प्लेसमेंट एंगल अगर इलेक्ट्रिकली इक्वल है तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नेचर का डेवलप हो जाएगा। एक थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट मशीन, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो, ये एंगल 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। तो जब हम एक बैलेंस थ्री फेज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन, जिनमें तीनों एक्साइटेशन करंट के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और म्यूचुअली 120 डिग्री का टाइम डिस्प्लेसमेंट है, उसे एक ऐसी वाइंडिंग में देते हैं जिनकी फिजिकल लोकेशन 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस्ड है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में बनेगा वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का, जो सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। एक इंडक्शन मोटर की लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होलो सिलेंड्रिकल कोर असेंबली की इनर पेरिफेरी के स्लॉट्स में हम एक थ्री फेज की सिंगल या डबल लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस बनाते हैं, अर्थात तीनों फेज की वाइंडिंग के जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री एंगल के साथ पोजीशनड होते हैं। यहाँ हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बजाय सैलिएंट पोल दिखाते हुए कंसेंट्रिक टर्न से बनी हुई वाइंडिंग दिखाई है। इस तरह की स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में जब साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट का एक्साइटेशन होता है तो तीनों फेजेस अलग अलग एक्सिस पे अपने टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जैसे ए फेज की करंट का जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है वो यहाँ नीले तीर से, बी फेज का बी से बी डैश की तरफ और सी फेज सी से सी डैश की तरफ क्रमशः नीले, लाल और हरे तीर से दिखाया हुआ है। और जब करंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो इन तीनों एक्सिस पे अलग अलग करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जब साइमल्टेनियस बदलेगा तो स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग्स के अंदर टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन से एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड वेलोसिटी का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, जो टाइम में लीड वाले फेज से लैग वाले फेज की पोजीशन की तरफ रोटेट करेगा। तो स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन से जो तीनों फेज के मैग्नेटिक इफेक्ट का सम बनता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार लीड से लैग वाली डायरेक्शन में रोटेट करता है। येलो हाईलाइट में दिखाई गई ए पोजीशन में फ्लक्स बनाने वाली वाइंडिंग को हम यहाँ आर फेज के लाल रंग से दिखाए गए साइनोसोडल एक्साइटेशन से एक्साइट कर रहे हैं। इसी तरह से जो ग्रीन हाईलाइट में बी पोजीशन में फ्लक्स बनाने वाली कुंडली को हम वाई फेज के करंट से एक्साइट कर रहे हैं, जिसे हमने यहाँ हरे रंग से दिखाया हुआ है। और जो शान हाईलाइट में तीसरे सी फेज की जो कॉइल्स हैं उन्हें हम यहाँ ब्लू फेज के करंट से एक्साइट कर रहे हैं। तो स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में हम टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन दे रहे हैं और हमने वो टाइम इंस्टेंट स्टडी के लिए ली जिसमें आर फेज का करंट सबसे ज्यादा है। इसने अपने पीक करंट के हिसाब से मैक्सिमम एमएमएफ बना देना है इस तीर की दिशा में। इसी दौरान जो बी और सी कुंडलियों में करंट है वो नेगेटिव साइड में पीक का आधा है, तो सी कुंडली का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो सी से सी डैश है। नेगेटिव करंट के कारण उसका मैग्नेटिक एमएमएफ पीक के आधा उल्टी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से बी फेज का पॉजिटिव एमएमएफ बी से बी डैश की तरफ होता है, नेगेटिव करंट का एमएमएफ पीक से आधा इस दिशा में हो गया है। इन दोनों आधे आधे का, जिनके बीच में 120 डिग्री का अंतर है, एक रिजल्ट आधा यूनिट यहाँ आएगा और ये एक यूनिट पीक करंट से बना हुआ एमएमएफ और आधा यूनिट इन दोनों का रिजल्टेंट जुड़कर पीक का 1.5 गुना एमएमएफ इस डायरेक्शन में ए से ए डैश आ गया है। एक बड़ी अच्छी बात हमें समझ में आ रही है, इन करंट में जो भी करंट अपना पीक इंस्टेंटेनियस पाएगा उसकी जो स्पेस लोकेशन है उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। जरा दूसरी टाइम पोजीशन पर क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस लोकेशन है वो समझते हैं। हमने पिक किया ये दूसरा पोजीशन जिसमें बी फेज का करंट इंस्टेंटेनियस पीक जिस टाइम पे हो रहा है उस समय पॉजिटिव पीक करंट का ये एमएमएफ
एमएमएफ बन गया है बी फेज का, उसी दौरान ए और सी फेज को एक्साइटेशन जो मिल रहा है वो पीक का आधा और नेगेटिव है। तो ए जो अपना पॉजिटिव फील्ड ए से ए डैश बना रहा था वो नेगेटिव पीक से आधे करंट का एमएमएफ इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से सी कॉइल भी अपना नेगेटिव करंट का एमएमएफ इस डायरेक्शन में बना रहा है, और इन दोनों आधे आधे का जिनके बीच में एक एंगल है, रिजल्टेंट एमएमएफ बीच में आधा यूनिट आ गया है, एक और आधा। एक बार फिर आप देखिए रिजल्टेंट 1.5 यूनिट हो गया है, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन जब ए फेज का पीक था तो ए फेज के एमएमएफ की डायरेक्शन में थी, और जब बी इंस्टेंटेनियस पीक में आया तो बी फेज के एमएमएफ की डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, और हम कह सकते हैं कि वो लीड से लेग के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो इस केस में ए से बी की तरफ रोटेट हो रहा है। अगर मैं ये दोनों सप्लाई को आपस में एक्सचेंज कर देता तो हमारे रोटेशन की डायरेक्शन ए से बी की बजाय ए से सी की तरफ उल्टी हो सकती थी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बनने की कंसेप्ट को ग्राफिकली और मैथमेटिकली समझते हैं। पहले ग्राफिकल नजरिए से समझते हैं। एक 3 फेज की बैलेंस्ड स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग को हम कंसीडर करते हैं, जिनमें तीनों फेज में आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस की वाइंडिंग स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस्ड है, और ये वाइंडिंग के जो कंसंट्रेटेड फुल पेज टर्न्स हैं, वाइंडिंग ए के ए और ए डैश, बी के बी और बी डैश, और सी के सी और सी डैश यहाँ हमने चित्र में दिखाए हुए हैं। अगर हम ए फेज की कॉइल ए डैश को करंट एक्साइटेशन देते हैं और ए में पॉजिटिव करंट पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो और ए डैश में ये अंदर की तरफ हो, तो ऐसी करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो ए कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है वो यहाँ कॉइल प्लेन के परपेंडिकुलर एरो डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से बी डैश में पॉजिटिव करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस, और सी डैश कॉइल में जो फेज सी है उसके करंट एक्साइटेशन के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साफ बता रही है कि ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस्ड है। इन तीनों स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग्स में फेज ए को हम रेड फेज का करंट, जैसे यहाँ साइनोसोडल वेव दिखाई हुई है, इसी तरह से बी फेज को ब्लू और सी फेज को येलो करंट दिखाया गया है। ये तीनों करंट सेम मैग्नीट्यूड, पीक मैग्नीट्यूड IM के सेम फ्रीक्वेंसी के साइनोसोडल करंट है, जिनके पीक आने की पोजीशंस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ जो फेज सीक्वेंस है वो ABC बता रही है कि A B से लीड कर रहा है और B C से लीड कर रहा है, और साइक्लिक ऑर्डर में C A से लीड कर रहा है। जब ये करंट एक्साइटेशन इन फेज वाइंडिंग की कॉइल्स के टर्न्स में एक्साइटेशन के लिए भेजा जाएगा तो A फेज में ये करंट जब अपना 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रख रहा है तो A फेज का मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। जैसे जैसे इस करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा A डायरेक्शन में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, और जिस समय पीक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड होगा यहाँ टाइम इंस्टेंट 2 के अकॉर्डिंग, उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड कम होता हुआ ये 0 होने के बाद नेगेटिव करंट डायरेक्शंस के साथ उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगा, और इस इंस्टेंट पे उल्टी डायरेक्शन में पीक पाके जब ये करंट वापस डिक्रीज होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कम होता हुआ वापस 0 होके, और ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनता रहेगा। साइमल्टेनियसली बी फेज का करंट और सी फेज का करंट भी अपनी अपनी एक्सिस पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तीनों करंट के एमएमएफ जब सम अप किए जाएंगे तो हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट स्पीड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रूप में पा सकते हैं। 3 बैलेंस्ड 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में एक बैलेंस टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन का रिजल्टेंट एमएमएफ समझने के लिए हमने टाइम इंस्टेंट 1 पे चीजों को स्टडी किया। उस समय हमारा जो सी फेज का येलो करंट है उसका इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 है। ए पॉजिटिव डायरेक्शन में पी का √3/2 टाइम्स 87% मैग्नीट्यूड रख रहा है, और ब्लू फेज में करंट नेगेटिव 87% मैग्नीट्यूड रख रहा है। ऐसी स्थिति में सी फेज का मैग्नेटिक फील्ड 0 करंट के कोरस्पॉन्डिंग 0 लेते हैं। ए फेज का करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ए में अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है तो यहाँ रेड एरो की डायरेक्शन में होगा। वहीं बी फेज में जो करंट हमने इंडिकेट किया है वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनता, क्योंकि करंट नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक एमएमएफ के √3/2 करंट से बन रहे हैं, और इन दोनों के बीच में अगर ये स्पेस एंगल 120 डिग्री है तो
ये 60 डिग्री हो गया है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के एमएमएफ का रिजल्टेंट एमएमएफ बिल्कुल इनके बीच में, और √3/2 जब 60 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट इनके कोरस्पॉन्डिंग पीक मैग्नीट्यूड का 1.5 टाइम्स, जैसे हम दिखा रहे हैं, ए कॉइल की पॉजिटिव मैग्नेटिक एक्सिस और बी कॉइल की नेगेटिव एक्सिस के ठीक बीच में आ गया है। यहाँ स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन की इंस्टेंट 1 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ए की पॉजिटिव एक्सिस और बी की नेगेटिव एक्सिस के ठीक बीच में इस पोजीशन पे था। अब जरा पोजीशन टाइम इंस्टेंट 2 की देखते हैं, जिसमें ए फेज की कॉइल का ये जो रेड करंट है वो पॉजिटिव पीक पे है और बी और सी दोनों कॉइल के इंस्टेंटेनियस करंट नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव पीक के आधे मैग्नीट्यूड पर है। अगर ए में पीक करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रेड एरो से आप देखिए पॉजिटिव पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में बन गया है। बी का पॉजिटिव डायरेक्शन ये थी, लेकिन करंट मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में पीक का आधा है। बी में ब्लू फेज के करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। सी की पॉजिटिव डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस एरो डायरेक्शन में है, लेकिन सी में येलो फेज का करंट नेगेटिव पीक का आधा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड पीक का आधा बन गया है। ये दोनों आधे आधे के बीच में 120 डिग्री का एंगल है और इनका रिजल्टेंट आधा यूनिट का इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये 1 और हाफ ऐड होकर 3/2 यूनिट यहाँ आ गया है। तो आप देखिए कि हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले ए और बी के नेगेटिव डायरेक्शन के बीच में था, अब वो ए फेज के मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस पे आ गया है। एक सिग्निफिकेंट बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस इंस्टेंटेनियस करंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव पीक होगा उसी करंट के बने एमएमएफ की डायरेक्शन, यहाँ जैसे रेड फेज का पीक है और रेड फेज का एमएमएफ इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट एमएमएफ भी इसी डायरेक्शन में आ गया है। टाइम इंस्टेंट ए पे हमारा रिजल्टेंट फील्ड ए और बी की नेगेटिव डायरेक्शन के ठीक मिडवे यहाँ था। 2 नंबर टाइम इंस्टेंट पे जब ए पॉजिटिव पीक पे था तो पॉजिटिव करंट से ए फेज का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया था। अब ये तीसरी टाइम इंस्टेंट हम देख रहे हैं जिसमें बी फेज में जो ब्लू फेज का करंट है वो 0 है, तो बी फेज की डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो बी फेज का मैग्नेटिक फील्ड जो ब्लू करंट से हम इंडिकेट कर रहे थे वो 0 है। ए में करंट पॉजिटिव पीक का √3/2 टाइम्स है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड पी का 87% हो गया है। सी फेज में ये येलो करंट नेगेटिव पी का √3/2 टाइम्स है। पॉजिटिव सी फेज का मैग्नेटिक एक्सिस ये है, नेगेटिव करंट की एक्सिस उल्टी √3/2 टाइम्स हो गई है। ये दोनों के बीच में ये जो एंगुलर स्पान है वो 60 डिग्री है, इनका दोनों का एमएमएफ मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बीच में तीसरी टाइम इंस्टेंट पे 3/2 टाइम्स ऑफ ई एमएमएफ ऑफ 1 कॉइल, यहाँ ए की पॉजिटिव डायरेक्शन और सी की नेगेटिव डायरेक्शन के ठीक मिडवे हो गया है। तो हमने देखा कि हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंस्टेंट 1 पे यहाँ था, 2 पे यहाँ था, वो 3 पे यहाँ आ गया है और हम स्टेप्स में टाइम चेंज कर रहे हैं। अगर ये टाइम ग्रेजुअली चेंज होता तो हम पाते कि एक स्मूथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट एयर गैप स्पेस में बनता हुआ साबित हो जाता। जो चौथी टाइम इंस्टेंट हमने स्टडी के लिए पिक किया है उसमें सी फेज की वाइंडिंग में जो येलो फेज का करंट है वो नेगेटिव पीक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रख रहा है और हमने ऑब्जर्व किया था कि जब ए फेज में पॉजिटिव पीक करंट था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रिजल्टेंट एमएमएफ आ गया था, और अगर सी फेज का करंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ये है, तो नेगेटिव एक्सिस ये होगी, तो हमारा रिजल्टेंट भी इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो भी इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड अपना पॉजिटिव या नेगेटिव पीक पाएगा उसी की एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहुंच जाएगा। तो ये ए की पॉजिटिव डायरेक्शन से सी की नेगेटिव डायरेक्शन में होता हुआ बाद में बी की पॉजिटिव डायरेक्शन, ए की नेगेटिव डायरेक्शन और सी की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ हमें दिख रहा है। चेक कर लेते हैं। इस समय सी का नेगेटिव करंट का पीक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। ए और बी दोनों में पॉजिटिव पीक का आधा करंट है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आधे मैग्नीट्यूड के एमएमएफ बन गए हैं। इन दोनों आधे आधे में 120 डिग्री का एंगल है, तो आधे आधे का रिजल्टेंट ठीक बीच में आधा यूनिट आएगा। ये आधा और एक यूनिट जुड़कर ये 3.2 टाइम्स पीक एमएमएफ जो एक फेज बनता है उसका 1.5 गुना रिजल्टेंट एमएमएफ इस पोजीशन पे टाइम इंस्टेंट 4 पे आ गया है। चारों टाइम इंस्टेंट के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। पहली टाइम इंस्टेंट पे हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ए की पॉजिटिव डायरेक्शन और बी की नेगेटिव डायरेक्शन के ठीक मिडवे यहाँ इस पोजीशन पे है, और टाइम इंस्टेंट 2 पे जब ए अपना पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस पीक मैग्नीट्यूड पा रहा है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस बीच वाली पोजीशन से ए फेज की पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया है। और अगली टाइम इंस्टेंट 3 पर जब बी का करंट 0 है, ए पॉजिटिव डायरेक्शन में पी का √3/2 टाइम्स और सी नेगेटिव डायरेक्शन में √3/2 है, तो ए के पॉजिटिव और सी के नेगेटिव डायरेक्शन के ठीक मिडवे ये रिजल्टेंट
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थर्ड टाइम इंस्टेंट पे आ गया है। अगर हम फोर्थ टाइम इंस्टेंट को देखें जिसमें येलो फेज नेगेटिव पीक डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव करंट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है, तो हम पाएंगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अब थर्ड टाइम इंस्टेंट से फोर्थ टाइम इंस्टेंट पे यहां आ गया है। रोटेटिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो हमारे थ्री फेज करंट एक्साइटेशन की लीड और लेग की फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। इस केस में हमारी फेज सीक्वेंस ए बी सी है, ए से बी पीछे है और बी से सी का करंट टाइम में पीछे है। तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो ए की एक्सिस से बी की एक्सिस से सी की एक्सिस की तरफ क्लॉकवाइज हो गया है। इसी स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में जो हमारा थ्री फेज बैलेंस्ड एक्साइटेशन था उसकी अगर फेज सीक्वेंस ए बी सी की बजाय ए सी बी कर देते तो हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ए फेज की एक्सिस से लीड से लेग की तरफ सी फेज की एक्सिस की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। तो हम एक्साइटेशन की फेज सीक्वेंस को रिवर्स करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस को उल्टा कर सकते हैं। एक पूरी साइकिल के टाइम पीरियड में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक पूरा रोटेशन बनाकर दो पोल पिच के बराबर 4 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन एंगल स्पेस में एंगुलर रोटेशंस करता है। अगर ये मशीन 2 पोल की बजाय 4 पोल की होती तो जो एंगुलर मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल वो मैकेनिकल से आधे हो जाते। तो हमारी जितनी ज्यादा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड जितना कम होगा, रोटेशन की एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी और जितने पोल ज्यादा होंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी। मैथमेटिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड है NS वो 120 F/P है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। परीक्षाओं में अगर आप मैथमेटिकल नोटेशन से आंसरिंग करते हैं तो आपकी स्कोरिंग भी इंक्रीज होती है। एक 3 फेज बैलेंस साइनोसोडल एक्साइटेशन जिसका पीक मैग्नीट्यूड तीनों फेज में एक जितना IM है और वो फेज सीक्वेंस A B C से जैसे हमने यहाँ ड्राइंग में दिखाया हुआ है उसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेड कलर में A फेज का करंट हो गया IM sin ओमेगा t जो स्टैंडर्ड रेफरेंस t0 पे 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। B उससे 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली लैग करता हुआ है तो वो जब ओमेगा t 120 डिग्री हो जाएगा उसके बाद अपना 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बनाता हुआ फिर पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होगा। उसे हम यहाँ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और C साइक्लिक ऑर्डर में A से आगे पॉजिटिव 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है। तो ये तीनों करंट के हमने जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थे उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया है। तीनों अल्टरनेटिंग करंट अलग अलग फेज की वाइंडिंग्स में पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। फेज ए का मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ एरो डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव करंट में उल्टा होगा। इसी तरह से बी और सी के मैग्नेटिक फील्ड अपनी अपनी एक्सिस पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के होंगे। हम इन सब MMF का किसी एक थीटा एंगल पोजीशन की डायरेक्शंस में रिजोल्व कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो पहला करंट जो IM sin ओमेगा t था वो पर फेज टर्न्स में जो MMF बनाएगा वो साइनोसोडली टाइम के साथ इस एक्सिस पे FM sin ओमेगा t वेरिएशंस रख रहे हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड का थीटा एंगल पे रिजोल्व कंपोनेंट cos थीटा हो गया। इसी तरह से 120 डिग्री लैग करते हुए करंट का MMF B एक्सिस पे ये मैग्नीट्यूड रख रहा है और ये एंगल 120 में थीटा कम एंगुलर पोजीशन पे रिजोल्व कंपोनेंट हो गया है B फेज के करंट के MMF का इस रेफरेंस डायरेक्शन में। इसी तरह से C करंट का MMF इस एक्सिस पे ये मैग्नीट्यूड रख रहा है और ये एंगल 120 प्लस थीटा रिजोल्व कंपोनेंट बना देगा। तो तीनों एक्सिस पे जो करंट एक्साइटेशन के MMF आ रहे थे उनका रिजल्टेंट अगर हम किसी जनरल थीटा एंगल पोजीशन पर देखें तो वो इन वैल्यूज का होगा। हम इन तीनों को सम अप करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो रिजल्टेंट MMF वेव है वो तीनों पल्सेटिंग MMF वेव्स का सम हो गया है और पहली वेव का अपनी एक्सिस पे मैग्नीट्यूड FM sin ओमेगा t था, थीटा एंगल पे रिजोल्व कंपोनेंट आ गया है। दूसरी का मैग्नीट्यूड अपनी एक्सिस पे ये मैग्नीट्यूड रख रहा था, थीटा माइनस 120 माइनस थीटा एंगल पे रिजोल्व कंपोनेंट और तीसरी का 120 प्लस थीटा एंगल पे रिजोल्व कंपोनेंट। जब हमने सम अप किया तो यहाँ 2 sin A cos A का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से डिवीजन और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया और 2 sin A cos B की जगह हमने sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B रखा। A ओमेगा t है और B थीटा है, ये रूप आ गया। यही फॉर्मुलेट जब हम दूसरे प्रोडक्ट और तीसरे प्रोडक्ट के लिए सम में कन्वर्ट करने का करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो गया sin A प्लस B। जब सम किया है तो ये -240 हो गया और sin A माइनस B जब किया है तो ये 120 कैंसिल हो गया और ये ओमेगा t माइनस थीटा हो गया। इसी तरह से ये तीसरे प्रोडक्ट का सम रूप आ गया है। और आप देखिए कि यहाँ ये जो 3 ग्रीन हाईलाइट में करंट आए हैं sin ओमेगा t प्लस थीटा, sin ओमेगा t प्लस थीटा माइनस 120 या प्लस 120 एक ही बात है। आप -240 डिग्री एंगल को प्लस 120 कर सकते हैं। एंगुलर मेजरमेंट में 360 0 के बराबर है और ये -120 कर सकते हैं। ये तीनों MMF इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं
और एक दूसरे से 120 डिग्री बैलेंस डिस्प्लेस्ड है। इन तीनों का ग्रीन क्वांटिटीज का सम 0 होगा और ये बची हुई तीनों क्वांटिटीज हैं वो आइडेंटिकल 3 टाइम्स हो जाएंगी। तो मेरा जो रिजल्टेंट एमएमएफ है वो किसी एक फेज के इंस्टेंटेनियस पीक करंट पे जो एमएमएफ बनता था उसका 1.5 टाइम्स हो गया है। और ये टाइम और एंगुलर पोजीशन दोनों में वेराइंग नेचर का ट्रेवलिंग या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जो तीनों फेज के पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों स्पेस पोजीशंस और टाइम में वेराइंग डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का है और ये एक साइनोसोइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया है जिसकी स्पेस एंगल पोजीशन है वो टाइम के साथ लीनियरली ओमेगा टी टाइम में ओमेगा टी एंगल के साथ बदलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कांस्टेंट सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड ओमेगा से जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है उससे रोटेट कर रहा है और इसका जो पीक मैग्नीट्यूड है वो किसी एक फेज के पीक इंस्टेंटेनियस करंट से बनने वाले एमएमएफ का 3/2 टाइम्स 1.5 टाइम्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। और ये जो पीक मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा पर फेज हमारी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वाइंडिंग में जो हम आरएमएस करंट फ्लो कर रहे हैं वो कितना है या पीक इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, वाइंडिंग का जो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से वाइंडिंग फैक्टर बनता है वो वैल्यू कितनी है और ये नंबर ऑफ पोल्स पे भी डिपेंड करेगा। ध्यान रहे नंबर ऑफ पोल्स पे एंगुलर स्पीड भी रोटेशन की डिपेंड करेगी। पोल बढ़ने पे एंगुलर स्पीड इनवर्सली कम होगी। इस रोटेटिंग एमएमएफ का जो पीक मैग्नीट्यूड है उसकी एंगुलर पोजीशन किसी टाइम टी पर उस जगह होगी जहां ये एक्सप्रेशन 90 डिग्री हो जाता है। जब टी ऐसा हो कि ओमेगा टी 90 डिग्री है तो थीटा 0 पे ये एक्सप्रेशन 90 डिग्री बता रहा है कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो थीटा 0 पोजीशन पर मैग्नीट्यूड है वो पीक मैग्नीट्यूड होगी। तो ये जो थीटा एंगल है वो यहाँ 0 एंगल पोजीशंस पर होगा और ओमेगा टी इक्वल टू 90 ये इंस्टेंट बता रही है कि इस समय हमारा ए फेज की कॉइल का रेड फेज करंट पॉजिटिव पीक इंस्टेंट रख रहा है और पॉजिटिव पीक इंस्टेंटेनियस करंट का एमएमएफ जिस एक्सिस पे ए फेज बनाता था उसी एक्सिस पोजीशन पर हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पर है। उस 90 डिग्री ओमेगा टी पोजीशन से 60 डिग्री आगे जब हम ओमेगा टी 150 डिग्री टाइम इंस्टेंट पे आते हैं जिस समय हमारे सी फेज का येलो फेज करंट नेगेटिव पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू रख रहा है उस समय हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो पोजीशन है वो थीटा 60 डिग्री पर आ गई है और वो सी फेज के येलो करंट के नेगेटिव करंट से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एमएमएफ बनता है उस पोजीशंस पर आ गई है। तो आप देखिए जिस समय ए फेज पॉजिटिव पीक पे है, ए फेज की पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था और उस समय सी फेज जब नेगेटिव पीक पे था तो ये सी की नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। पिछली इंस्टेंट से 60 डिग्री आगे टोटल ओमेगा टी 210 डिग्री पर अगर हम देखें उस समय येलो फेज अपना पॉजिटिव पीक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बना रहा है। तो हमारा जो ये थीटा है इस पूरे एंगल को 90 बनाने के लिए 120 डिग्री पोजीशंस पर आ जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओमेगा टी 210 पे रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो ओमेगा टी 90 पे ये पोजीशन रखा हुआ था वो ओमेगा टी 210 पे 120 डिग्री रोटेट होकर बी फेज की पॉजिटिव एक्सिस पे आ गया है। और जब सी फेज अपना इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पीक करेगा तो ये रोटेट होकर यहाँ क्लॉकवाइज सी पोजीशंस पर आ जाएगा। तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड से लेग की तरफ रोटेट हो रहा है, ये इस एक्सप्रेशन से समझा जा सकता है। अगर 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड ए बी सी ये जो 3 फेज की हमारी वाइंडिंग्स हैं उनमें जो 3 फेज बैलेंस एक्साइटेशन की फेज सीक्वेंस ए बी सी हो, ए बी से लीड करे और बी सी से लीड करे तो हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की डायरेक्शन लीडिंग फेज की एक्सिस से लेगिंग फेज के एक्सिस ए से बी और बी से सी की तरफ क्लॉकवाइज हो गई थी। अगर हम इस फेज सीक्वेंस को दो सप्लाई लाइन तार को एक्सचेंज कर दें और फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर दें तो हम पाएंगे कि हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एक 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल बैलेंस्ड स्पेस डिस्प्लेस 3 फेज वाइंडिंग में अगर 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल बैलेंस्ड 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन दिया जाता है तो रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड फेज की एक्सिस से लेग फेज की एक्सिस की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ रोटेटिंग नेचर का प्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत वंडरफुल है। इस आर्मेचर में सारे कंडक्टर स्टेशनरी हैं, 3 साइनोसॉइडल एक्साइटेशन हमने दिए हैं और इस रोटर और स्टेटर के बीच के एयर गैप स्पेस में एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता हुआ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। उम्मीद है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की मदद से आपको अल्टरनेटिंग करंट मशीन्स में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस तरह के परीक्षा प्रश्नों को भी आप बहुत इफेक्टिव तरीके से आंसर दे पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ।